मेडिको लीगल रिपोर्ट कानून कहता है कि वो सरकारी अस्पताल वो देगा। ये अपने जो अस्पताल बनाया खैराती वहाँ पर क्यों पहुँच गए, एक सवालिया निशान है। इसका जवाब दे। कोई मौका नहीं जाने दिया जिससे कि इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को मुलव्वस करके सियासी तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की। और अब जो अल्फाज जानवर न्यूट्रल, मैं कहता हूँ कि कोई दुश्मन भी इस तरह की बात नहीं करता। 22 करोड़ अवाम ने इसका फैसला करना है कि इसके हक में वोट देना है, इसके खिलाफ। अगर 22 करोड़ अवाम में मेजॉरिटी इनके हक में देती है तो मैं उसको तस्लीम कर लूंगा। अपने नौजवानों का क्या संवारा? आज आप नौजवानों को चूरन बेच रहे हैं आजादी का। कौन सी आजादी, किससे आजादी? एक एटमी ताकत गुलाम नहीं हो सकती। वो कौन शख्स था जिसने इमरान खान को बताया कि इमरान खान पे हमला होने वाला है? इमरान खान को पहले दिन डॉक्टर कहता है कि एक गोली लगी, दूसरे दिन बोलते जी 2 गोलियां लगी, कल इमरान खान खुद बोलता मुझे 4 गोलियां लगी। ये कोई ख्याली हीरो है जिसको 4 गोलियां लगी, हंसते हाथ हिलाते हुए आ रहा है शख्स। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान पर यह हमला काबिल मुज़म्मत है, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ हमला हुआ है वजीराबाद में, वहाँ पंजाब की हुकूमत है। और हैरानकुन बात यह है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद भी अब तक FIR भी दर्ज नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हर गुजरते दिन के साथ जो सियासी मामलात हैं, इदारों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी है, वो उलझती चली जाती है। आज आज़म स्वाति साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ारो कतार रोए और उन्होंने कहा कि उनकी नामुनासिब ज़ाती वीडियोस बना के उनकी बेटी को भेजी गई और उनकी फैमिली की जो ख़वातीन हैं वो आज मुल्क छोड़कर चली गई। FIA ने उसके जवाब में एक वजाहती नोट जारी किया है जिसमें वो कहते हैं कि ये एक फ़ेक वीडियो थी जो मुख्तलिफ़ तस्वीरें बना के किसी वेबसाइट से तैयार की गई। लेकिन क्या ये वजाहती बयान काफ़ी है? बहुत सारे देखने वाले लोगों का ख्याल है कि वो फ़ेक है, लेकिन इस तरह से किसी भी शख्स को उसकी इस तरह की वीडियोस बना के उसकी फ़ैमिली को एक ट्रॉमा से गुजारने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? माजी में बहुत सारे हमारे सियासी रहनुमा इस तरह की वीडियोस, इस तरह की डेफेमेशन कैंपेन्स का शिकार रहे हैं। जब वो कहते थे, यानी कि नून लीग के लीडर्स, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन बातों पे हंसती थी और कहती थी कि ये अपने पास से मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। आज PTI के रहनुमाओं को वही कुछ फेस करना पड़ रहा है। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के इदारों पर सवालात बढ़ना शुरू हो गए हैं। एक इस सूरत हाल को देखते हुए और फिर इमरान खान साहब पर जो हमले का मामला है, 36 घंटे गुजर गए, उनकी अपनी हुकूमत है और उनकी अपनी हुकूमत के सामने वो बेबस हैं और वो कह रहे हैं जी कि हमारी FIR नहीं कट रही। कौन रोक सकता है? हुकूमत से बड़ा कौन होता है? वहाँ पे इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत है, उनका अपना इत्तेहादी वहाँ पे चीफ़ मिनिस्टर है, उनका अपना लीडर वहाँ पे होम मिनिस्टर है। फिर FIR ना कट सकने की वजह क्या है? ऐसे क्या मामलात हैं? कुछ उसको आज कोशिश करेंगे कि मालूम करें। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ये FIR नहीं कट रही। फिर अभी तक मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर भी बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं। तो ये जो सारा मामला है इल्ज़ाम तराशी का, जिस तरीके से इदारों की क्रेडिबिलिटी दिन ब दिन कम होती चली जा रही है और इल्ज़ामात का सिलसिला के थम ही नहीं रहा। कहीं पे किसी तहकीकाती इदारे के ऊपर आपको यकीन नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर यकीन नहीं है, तो आज आके फिर सारी बात चली जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। खान साहब ने भी कल कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीज़ों का नोटिस ले। और आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा कि एक फुल कोर्ट कमीशन बनाए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने इस्तदा की है, वो ख़त भी लिखेंगे। क्या एक फुल कोर्ट कमीशन इन तमाम मामलात को वंस फॉर ऑल सेटल कर सकता है? हमने देखा कि अफ़वाज पाकिस्तान का जो इदारा ISPR, उन्होंने भी ये कहा कि हुकूमत इस जो प्रोपेगेंडा है और जिस तरीके से इदारे को इल्ज़ाम तराशी का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह से इदारे की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं और एक झूठा प्रोपेगेंडा है, तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। हुकूमत के पास एक्शन के क्या ऑप्शंस हैं और क्या ये जो इस्तदा है सुप्रीम कोर्ट अगर इसको मान लेती है तो खान साहब को इस इक़दाम को खुशामदीद कहना चाहिए और हम ये समझें कि हमारे जो तमाम सियासी झगड़े हैं इस वक्त वो जाके सेटल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कुछ बात करेंगे इकॉनमी की। पाकिस्तान में अब इस वक्त जो सारा का सारा हमारा फोकस है वो ज़ाहिर है सियासत के ऊपर है, इल्ज़ाम तराशियों के ऊपर है, लॉन्ग मार्च के ऊपर है और फिर उसके बाद बदकिस्मती से जो हमला हुआ उसके बाद सारा माहौल
मज़ीद गंभीर हो गया। लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ा मुआशी चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए क्या करना है। चीन से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सी पैक बहाली की बात हो रही है, उससे पाकिस्तान क्या फ़ायदा उठाएगा, और अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी ट्रेड है उसके रिज्यूम होने की जो खबरें हैं उसमें कितनी सदाकत है और उससे हम कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के कॉमर्स के ऊपर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अहमद साहब, जो कि फोकल पर्सन है इमरान खान साहब के। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान का एक जाना माना चेहरा और नाम है। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे मुजम्मिल शनवारी साहब, जो कि डिप्टी ट्रेड मिनिस्टर हैं फॉर्मर अफ़गानिस्तान के, तो वो भी हमारे साथ होंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। सलमान साहब, अगर मैं पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि एक फुल कोर्ट कमीशन बनना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको वेलकम कहेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने दावत दी। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की माजी में और पिछले 6 महीने में जो वादे हैं, जो उनकी बातें हैं, उन पे किसी पे भी एतमाद रख सकती है पाकिस्तान की अवाम? मैं आपको सिर्फ 10 दिन पहले का बताता हूँ कि अरशद शरीफ साहब, जिनका कत्ल हुआ केनिया में, और शहबाज शरीफ साहब ने आगे कहा कि हम जो है एक पूरी जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे। आपको पता है कि जो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए उन्होंने किसको चूज किया? वो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या इन्वेस्टिगेटिव एजेंट्स तो नहीं है, वो बैंक एक्सपर्ट थे। और उनकी जो वालदा हैं अरशद शरीफ की, उन्होंने मुस्तरद कर दी वजीर आजम की ये जो काविश और कोशिश है। तो आप वाकई समझते हैं कि उनके सबसे बड़े जो हरीफ हैं इमरान खान, उनकी वो एक जुडिशियल इंक्वायरी कर पाएंगे? जुडिशियल इंक्वायरी तो सलमान साहब उन्होंने नहीं करनी ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। जुडिशियल इंक्वायरी तो ज़ाहिर जजेस करेंगे, जिन पे खान साहब भी कल तो यही कह रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट करे, इन सारे मामलात का नोटिस ले। तंजीला, आप भी पाकिस्तान में रहती है, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ। आपको पता है कि जो वजीर आजम हो इस मुल्क का, उसके होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, पिछले 6 महीने के अंदर जो लिस्ट है ना जिन लोगों की जिनमें इंक्वायरी होनी चाहिए थी और किसी ने नहीं की, और सारी अमवात हैं ये, उसके अंदर ये मैंने जो है ना आपकी खिदमत के लिए लिस्ट इकट्ठी भी की है। जी जी। और इसमें देखें जरा नाम डॉक्टर रिजवान, जो वजीर आजम के नैब के जो केसेस थे उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो अचानक जो है उनको हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ नहीं पता लगता कि क्या हुआ। मकसूद चपरासी, वो जो हो जाते हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो जाता है। गुलजार अहमद, मुजम्मिल राजा, गुलाम शबीर, ये इमरान रजा, और फिर ये अरशद शरीफ साहब। ये पिछले 6 महीने में लोग जो है ये एक अचानक जो है वो उनकी फौतगी हो जाती है और कोई उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होती, कोई कुछ नहीं होती। और अब आप इमरान खान की जो बात कर रही हैं, इस मुल्क में लियाकत अली खान साहब, इस मुल्क में फातिमा जिन्ना, इस मुल्क में जुल्फिकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक, बेनजीर भुट्टो, किसकी आप मुझे बता दें कि कोई इन्वेस्टिगेशन हुई और पता लगा कि कौन कातिल थे? ये पाकिस्तान है, लेट्स बी रियलिस्टिक। और जिन लोगों को खान साहब ने कहा है कि ये 60% जो है गवर्नमेंट, ये बेल पे बाहर है, इन पे जो है ना जो क्राइम्स है, इंटीरियर मिनिस्टर पे कत्ल के क्राइम्स है, मॉडल टाउन मैसेकर उनके अंडर हुआ, ये जो है राना सनाउल्लाह। और इन्होंने ट्विटर के जरिए तो डायरेक्ट धमकियां खान साहब को, और जो सोशल मीडिया पे टीम है डायरेक्ट उन्होंने धमकियां दी है। इस सारी तमहीद से मैं ये समझूं कि आपको लगता है कि इंक्वायरी हो ही नहीं सकती पाकिस्तान में? हो ही नहीं सकती इन चोरों के अंडर, खुदा का वास्ता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो देखे ना, इसी हुकूमत के मातहत एक अदालतें हैं और उन अदालतों से खान साहब को बड़े बड़े रिलीफ मिले हैं। ये हुकूमत जो है ये इनके पेट में बहुत दर्द हुआ, लेकिन जैसे खान साहब जितना रिलीफ चाहते थे उतना रिलीफ मिला, तो उस अदालत के ऊपर तो होगा ना एतमाद। इनके तो बारे में अब जो आपकी राय है ज़ाहिर है वो हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो तंजीला, फिर मैं आपसे ये सवाल पुट करता हूँ अभी कि बहुत
अदब से हमारे जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मैं पूछता हूं कि आपको हमारे जो अभी सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने एक खत लिखा था, उसमें एक साइफर आपको भेजा गया, उसके अंदर बताया गया कि एक बैरूनी साजिश हुई है जो हमारे मुल्क के अंदर मीर जाफर मीर सादिक ने लोटों के साथ मिलके एक गवर्नमेंट को गिराया है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की थी, सदर ने, पाकिस्तान के जो अभी करंट सदर हैं, कि आप प्लीज तहकीक करें। तो आगे से बिल्कुल खामोशी, ठीक है। सही। फिर आगे सुने जरा कि जो ऑडियो टेप्स रिलीज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सिर्फ इमरान खान नहीं, मैं शहबाज शरीफ साहब के भी जो कह रहा हूँ, पीएम ऑफिस पाकिस्तान का, उसमें से रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं ऑडियो की, रिलीज हो रहे हैं ऑडियोज, और चीफ जस्टिस खामोश है। ये आपको पता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो खिलाफ वर्जी है, और ये इमोरल हरकत है। और पाकिस्तान की, अच्छा, मुझे जरा मौका दीजिए। आप ये चाहते हैं कि हर चीज के ऊपर चीफ जस्टिस, टॉर्चर, इसमें किडनैपिंग्स, मर्डर्स, ठीक है, इलीगल, दैट इज अच्छा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कस्टोडियल टॉर्चर पूरी दुनिया में लीगल है। राना एहसान साहब, लोग अगर इल्ज़ामात लगाएंगे, चाहे आपको शहबाज गिल पसंद हो ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको बरहना किया गया। आज़म स्वाति साहब यही बात कर रहे हैं, और आज़म स्वाति साहब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। ये बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं। अगर ये मामला नहीं जाता जुडिशल कमीशन, जिस तरह का शहबाज शरीफ साहब दरख्वास्त कर रहे हैं, अगर खान साहब नहीं मानते, तो ये मामला फिर कहाँ जाके सेटल होगा? कैसे करेंगे आप मुतमईन? ज़ाहिर है आप हुकूमत वक्त हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है। अगर वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों पर सवालात उठ रहे हैं और उनके किरदार के ऊपर इतनी उंगलियां उठाई जा रही हैं, और यके बाद दीगरे इल्ज़ामात हैं, हर रोज़ एक नया इल्ज़ाम है, कैसे देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा नथी करके एक वो लिंक बनाना, मैं समझता हूँ ये मजाका खेज़ है। देखें, जो इंसिडेंट हुआ वो पंजाब में हुआ। पंजाब हुकूमत जो थी उसने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इनके हैं, आईजी इनका है, सारे मामलात इनके हैं। तो उसको जो है वो उसके ऊपर विदाउट एनी एविडेंस आप अदारों के ऊपर उंगलियां उठाएं, प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर पे उंगली उठाए, तो ये मजाका खेज बात है। और ये वो प्रोपोगेंडा है, ये वो नफरत की सियासत है, ये वो झूठ है जो इमरान खान साहब जो है वो डेली स्प्रेड करते हैं। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा अहमद साहब की बातों को। इन्होंने डॉक्टर रिजवान की बात की जो कि लीव पे चले गए थे जब हमारी हुकूमत आई। तो अगर वो उनको शक है कि उनका मर्डर हुआ है तो ये मुद्दई बन जाते ना, FIR रजिस्टर कराते। तो ये टीवी पे आके लिस्ट इतनी लंबी फेरिस्त कर रही है, भाई आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, आप क्यों नहीं मुद्दई बने? आप जाके रजिस्टर कराएं केसेस। पंजाब गवर्नमेंट आपकी है, KPK गवर्नमेंट आपकी है, यहाँ आप अवाम को गुमराह करने में आप लगे हुए हैं। मॉडल टाउन की आप बात करते हैं, मॉडल टाउन में आपकी हुकूमत थी, जब 4 साल आपकी हुकूमत थी, उस वक्त जो है वो कोर्ट ने बरी कर दिया शहबाज शरीफ को भी और राना सनाउल्लाह को। आप इधर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये जो झूठ और प्रोपेगेंडे की ये जो जंग है, जो ये PTI जो है वो डेली आम आदमी को फीड करती है। भाई आप केस बनाए ना, आपके पास 3 हुकूमतें गिलगित, आप केस बनाए, एविडेंस लेके आए। सिर्फ मीडिया के हद तक, सिर्फ यहां जो है प्रोपेगेंडा की हद तक बातचीत है और कुछ नहीं है, विच शोज कि इनकी इंटेंशन क्या है, इनके अमाल क्या है, और इनकी जो बातें हैं वो मैच नहीं करती। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें, पंजाब में इनकी हुकूमत है, इनसे तो मैं पूछूंगी, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं कि FIR नहीं कट रही? और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर तरीन जो लीडरशिप है वो बड़ी बेबसी का इजहार कर रही है। देखिए तंजीला, ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं, इनका काम है इश्तियाल, प्रोपेगेंडा और लोगों को गुमराह करना। इनसे पूछे, अगर इनसे FIR नहीं कट रही तो चीफ मिनिस्टर बताए ना क्यों नहीं कट रही, क्यों नहीं बताते, क्यों चुप की गोली खाई हुई है? वो आके बताए भाई मेरे हाथ बंधे हुए हैं, या उसको खुद यकीन नहीं है कि यहाँ एजेंसीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं या शहबाज शरीफ इन्वॉल्व है? IG को कहें वो बताए कि क्यों नहीं FIR काट रहे। क्या इतनी इनको इंपॉर्टेंट है वजारत उज़्मा के इनके लीडर को गोली लग जाती है, ये जिप करके बैठे हुए हैं, ये बात नहीं कर सकते, अवाम को बता नहीं सकते? तो फिर छोड़ दें वजारत उज़्मा, वजारत आला, सॉरी, वजारत आला के ऊपर भी जफा डाला हुआ है। फिर ऊपर से ये टोपी ड्रामे भी कर रहे हैं कि जी FIR नहीं कट रही, FIR नहीं कट रही। अच्छा, जरा रुके सलमान साहब, आपने वजीरों की रखी हुई है। सलमान साहब, खान साहब कहते थे कि मैं कोई बेख्तियार हुकूमत कभी लूंगा ही नहीं,
तो अगर ये इतनी बेख्तियारी है कि इतना संगीन हमला हुआ, और आप देखिए कि मैं बिल्कुल इस बहस में नहीं जाती कि गोली कैसे लगी कैसे नहीं लगी, कोई शख्स अगर कंटेनर के पास एक गन भी लेके पहुंच गया तो दैट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग, और कुछ भी हो सकता था। अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब और बाकी लोग महफूज रहे, फिर भी एक कीमती जान वहाँ पे गई है। खान साहब को भी ज़ाहिर है काफ़ी अरसा लग जाएगा सेहतमंद होने में। तो बेख्तियारी इतनी है तो फिर हुकूमत क्यों रखी हुई है? फिर छोड़ दें ऐसी हुकूमत, तोड़ दें इत्तेहाद काफ लीग के साथ। तंजीला, ये जो अभी राना साहब ने जो बात की है ना, तो इनका मैं एक तो जवाब इस तरह करके देता हूँ कि जो मॉडल टाउन मैसेकर था वो इनके होते हुए, जो शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब का जब हुआ, सही है ना, जब से लेके फिर इनकी गवर्नमेंट आगे रही, ठीक है, क्यों नहीं उस पे आगे इन्होंने जाने दिया, समझ में आती है, क्योंकि इनके अपने ही बंदे, तो क्यों आगे जाने देंगे केस को। फिर मैं पूछता हूं कि ये अभी खान साहब के ऊपर जो प्रोपेगेंडा, ये कह रहे हैं ना हम प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो प्रोपेगेंडा, तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग और इलेक्शन कमिश्नर जो इनका अपनी टीम का बंदा है, राजा सिकंदर सुल्तान, फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, रिजाइडिंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो आप इनका बेटा जो है शहबाज शरीफ का, वो इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाना था, उसके बावजूद और इदारों के साथ होने के ये प्रोपेगेंडा है। आप मुझे बताएं कि पिछले 6 महीने के अंदर खान साहब ने 17 जुलाई को 20 में से 15 सीटें ली, अभी रेफरेंडम में एक इमरान खान खड़े हुए और ये सारी पीडीएम एक तरफ और 75% रेफरेंडम ये नहीं होता सलमान साहब, रेफरेंडम एक बहुत बड़ी चीज होती है। 7 सीटों पे रेफरेंडम नहीं होता 22 करोड़ के मुल्क में। मैं कह रहा हूँ ऑन द ग्राउंड सुने, ये फैक्ट ये है कि इनके पास, राना साहब के पास जो है ना, 20 मील की गवर्नमेंट है सिर्फ पाकिस्तान में। पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर खान साहब के पास है ना। अगर सैकड़ों मील हैं उसमें आपकी एफआईआर नहीं कट रही, किसी आम बंदे की बात नहीं हो रही, इमरान खान साहब पे हमले की एफआईआर नहीं कट रही। तो तंजीला यही तो खान साहब बार बार क्या कह रहे हैं लोगों को। अच्छा सलमान साहब जरा मौका दीजिएगा, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आती हूँ जी। इस मामले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि अब यहाँ पे डेडलॉक है, और अगर वहां पे सुप्रीम कोर्ट की वजह से डेडलॉक खत्म होता है तो मुज़ायका क्या है, ब्रेक के बाद से बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल हमारे इश्यूज़ हैं, मुझे लगता है कि उसमें डेडलॉक है। एक क्विक कमेंट मुझे राना साहब आपसे चाहिए कि अब इस डेडलॉक से बाहर निकलने के लिए हुकूमत कोई सीरियस एफर्ट करेगी? अगर आप लोग भी वापस इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाएंगे, इमरान खान साहब को आप कहते हैं वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं, आप भी इल्ज़ाम तराशी करेंगे, तो जो आपका इकनॉमिक एजेंडा है, जो आपने इस मुल्क के अवाम को रिलीफ देने हैं, फिर वो आप कैसे करेंगे? देखें तंजीला, आज जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की उससे बढ़ के कोई बात हो नहीं सकती। देखें प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप फुल कोर्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट बना दे। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई फोरम नहीं है पाकिस्तान में। अगर हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट पे, और वो भी फुल कोर्ट, जिसका मतलब है जितने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस होंगे वो उसके ऊपर वहां बैठेंगे, और इट इज द मोस्ट पावरफुल आप कह लें कि फोरम पाकिस्तान का जो जस्टिस प्रोवाइड करता है, तो इससे बढ़ के तो कुछ नहीं है। और उसमें उन्होंने अरशद शरीफ की भी बात कर दी कि वो भी आप कर दें और ये इस मैटर को भी ले लें। तो अगर इसके बाद भी मैं समझता हूं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा इमरान खान को, तो फिर उसका तो एक ही सोल्यूशन है कि आप इन्वेस्टिगेशन का हेड इमरान खान को खुद बना दें, फिर वो सैटिस्फाइड हो जाएंगे। सलमान साहब, जो पॉलिटिक्स में एक डेडलॉक है, वापस पार्लियामेंट में भी नहीं आना, सड़कों पे ही रहना है और इदारों के साथ लड़ाई अगर लड़नी है, तो इसका एंड गेम आपके जहन में क्या है? हाउ डू यू सी कि लॉजिकल एंड क्या हो सकता है इसका? ये तंजीला देखें, जो है ना इमरान खान साहब, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं। वो आइन में रह के, कानून के दायरे में रह के उन्होंने हर चीज़ की है। उन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर भी जो मैंने जिस तरह आपको बताया कि इलेक्शंस में 17 जुलाई के लैंडस्लाइड उनको मिली है,
वो एक लीगल तरीके से उन्होंने हासिल किया है। फिर उन्होंने अभी रेफरेंडम, जो इसको मैं कह रहा हूँ कि एक इमरान खान खड़े हुए पूरी पीडीएम के खिलाफ और 75% उनको वोट पड़े हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो गवर्नमेंट, जो राणा साहब के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, शहबाज साहब, ये सिर्फ 20 मील की हुकूमत है इनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है कुछ भी करने की, ना इकोनॉमिक पॉलिसी, ना कोई जुडिशियल इंक्वायरी, कुछ भी नहीं। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस वक्त इस सर, गवर्नमेंट पाकिस्तान को की जो सुप्रीम कोर्ट उस 20 मील में है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो सबसे सुप्रीम इदारा है वो उस 20 मील के अंदर है। पाकिस्तान की जो मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी है, उसका हल सिर्फ फ्री फेयर इलेक्शंस की डेट है। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे इक्तिदार में लेके आओ, वो कह रहे हैं हमें आप फ्री फेयर और इलेक्शंस की डेट दें। आप क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? ठीक है। आपको राणा साहब, मईशत को आपने मजबूत अगर करना है तो क्या मसला है? आप ऐलान कर दें, 3 महीने पहले करने में क्या मुज़ायका है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो 20 मील की हुकूमत है, उसी के लिए तो इमरान खान साहब तड़प रहे हैं। जो तड़प है, जो बुखार चढ़ा हुआ है, वो उस 20 मील की हुकूमत के लिए है ना। तो उसके लिए, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो तो इमरान खान ने फैलाई हुई है ना। अगर इमरान खान अपना पार्लियामेंट में आ जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इमरान खान साहब को क्या जल्दी है कि वो 10 महीने इंतजार नहीं कर सकते। उनको जल्दी ये है कि उनको पता है वो बेनकाब हो रहे हैं। उनका जो फ्रॉड का, जो ये आलमी साजिश का जो बयानिया है, जो इनके अपने सदर आरिफ अलवी को यकीन नहीं है उस पे, जो ऑडियो लीक्स ने पर्दाफाश कर दिया, फिर उसके बाद अब ये इन्होंने नया एक ड्रामा रचा लिया है कि जी मुझे मुझे मर्डर करने के लिए ये 3 लोग हैं और 4 लोगों की वीडियोज हैं। तो ये जितना टाइम गुजरेगा, ये जितना इनके ये प्रोपेगेंडा है, ये बेनकाब हो जाएगा। ठीक है, मैं जरा शिनवारी साहब के पास ये पॉइंट लेके जाऊं। शिनवारी साहब क्योंकि अफगानिस्तान में गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं और अभी इकोनॉमी के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। शिनवारी साहब, हाउ डू यू सी के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर कोई इकोनॉमिक एजेंडा, कोई भी मुल्क, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, कैन वी टेक दैट फॉरवर्ड जी? अगर हम बात करें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जहां पर हो तो वहां पर इकोनॉमी चल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि सिचुएशन ठीक हो तो उसमें अच्छी तरह चल सकते हैं, खराब हो तो वो भी लोग समझते हैं। जब वो अनसर्टन एनवायरनमेंट हो तो अनसर्टन एनवायरनमेंट में कोई भी इकोनॉमिक एक्टर जो हो वहां पर वो अपना काम नहीं कर सकता। तो जो अनसर्टनिटी है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। सही। राणा साहब, आज हमने शहबाज शरीफ साहब को ये भी कहते हुए सुना कि सीपैक जो है वो बहाली की तरफ चला गया है। इससे क्या मुराद ली जाए कि क्या सीपैक के ऊपर काम रुका हुआ था? और फिर जो 13 बिलियन की बात हो रही है, पैकेज जो हमें चीन से मिल रहा है, वो क्या है? वो लोन है? व्हाट इज दैट? असिस्टेंस है? क्या है? देखिए, बिल्कुल, जो सीपैक 4 साल एक सुस्त रवि का शिकार था और चाइनीज हमारे से एक तरीके से नाराज थे, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई पीटीआई के दौर में सीपैक के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीपैक का रिवाइवल है, और इस रिवाइवल में जो पहला प्रोजेक्ट है वो ML1 है, जो कि तकरीबन $10 बिलियन की सरमायाकारी होगी, जिसमें पूरी रेलवे जो है वो पाकिस्तान की ओवरऑल होगी, कराची से लेके पेशावर तक। और वो इसके अंदर जो 160-120 किलोमीटर के ऊपर जो है वो, और दूसरी जो इसमें चीज है वो है B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें चाइनीज जो है वो एक फंड क्रिएट कर रहे हैं अपने लोकल बिजनेस के लिए, जहां उनको इजी लोन्स मिलेंगे और वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। उसके अलावा देखें, हमारा जो उनके साथ लोन चल रहा था वो रोल ओवर होगा, जो कि मैं समझता हूं उससे हमारे जो लिक्विडिटी क्रंच, जो एक माशी दलदल में पीटीआई ने इस गवर्नमेंट को डाल के गई थी, तो वहां हमें यहाँ पे रुके, मुझे सलमान साहब से ये पूछना है। सलमान साहब, बिल्कुल एक इलेक्शन का पॉइंट, फेयर एंड फ्री इलेक्शन का मुतालबा यकीनन एक आईनी मुतालबा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा लार्जर एजेंडा भी था, वो सारा कहीं दब गया है। आप खुद जो हैं वो कल्चर एंड आर्ट्स के फोकल पर्सन इमरान खान साहब के, देखें आपको भी हम मुकम्मल तौर पे सियासत की तरफ लेके आ गए हैं, तो वो जो लार्जर एजेंडा उसके ऊपर कुछ हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ सोचती है? फ्लड्स हैं, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है, कहाँ गया वो सारा जो आपका एजेंडा था? जी सलमान साहब। तंजीला, जब मैं सुनता हूँ राणा साहब की बात को, जब मैं इनकी बात को सुनता हूँ, मुझे लगता है मैं कोई फैंटेसी चैनल आपने लगाया हुआ है। देखिए, जब अप्रैल में खान साहब ने
और शौकत तरीन साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने जो हमारे इदारे के लोग हैं उनको उन्होंने कहा कि अगर ये इस गवर्नमेंट पे साजिश हो रही है गिरने की तो ना होने दें। वो इसलिए कि हमने बहुत मुश्किल से 17 साल के बाद 6% ग्रोथ जो है ये मुल्क जा रहा है पाकिस्तान का। आपको शायद ना लगे कि ये सही जा रहा है, लेकिन 17 साल के बाद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इमरान खान साहब की लीडरशिप के अंडर 6% ग्रोथ हो रही थी। और उन्होंने कहा था कि अगर ये गवर्नमेंट गिर गई तो ये टेल स्पिन में चली जाएगी। हम किसी और तरफ चले जाएंगे। बहरहाल मेरे साथ 2 ट्रेड के लोग हैं, लेकिन आपको पता है कि जब आप अपनी इंपोर्ट को कम ही नहीं कर रहे थे। मुझे खत्म करने, आपने मेरे से 2 सवाल पूछे, वो मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो एक 6% ग्रोथ पे जो इकोनॉमिक सर्वे ने, पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि खान साहब की ग्रोथ 6% थी, इनके 6 महीने के अंदर 0.85% पे आई है। और सुने, फ्लड्स जब आए, इनकी गवर्नमेंट ने कितना किया पाकिस्तान के लिए? कुछ भी नहीं कर पाए। और खान साहब ने 3 टेलीथॉन के अंदर 15 अरब रुपया प्लेज करवाया है। और अच्छा, मैं वापस आती हूँ सलमान साहब, जरा मुझे ये 15 अरब जो प्लेज है ना वो किधर गया, मैंने वो भी आपसे पूछना है। जरा एक ब्रेक ले लेते जी, ब्रेक से वापस आते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ रीजनल ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शनवारी से बगैर किसी तमहीद के अगर मैं आपकी तरफ पहले आऊँ, बताइए कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारी ट्रेड है, अब सुनने में आ रहा है कि वो काफ़ी बेहतरी की तरफ चली गई है। हाउ डू यू लुक एट इट, कि कितना हम उससे पोटेंशियल से फ़ायदा उठा रहे हैं? हम अगर देखें तो 20 सालों में 2001 के बाद जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा होती थी और अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत कम होती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तालिबान के आने के बाद हमारे जो है एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए ज्यादा हो गए और ज्यादातर मिनरल है, उसमें मिनरल है और कोल बहुत ज्यादा आ रही है पाकिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का इंपोर्ट था वो बहुत कम हुआ और उसकी रीजन यही है कि परचेजिंग पावर जो है लोगों की वो बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। जब पैसा ना हो तो वो कुछ खरीद नहीं सकते, तो इसलिए जो इंपोर्ट है पाकिस्तान से वो बहुत कम हो चुकी है और उसकी जगह जो कराची पोर्ट्स के बहुत सारे इश्यूज का जिक्र किया जाता था, वो हुए कुछ रिजॉल्व पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड में? कराची पोर्ट में इस तरह इसको देखता हूँ कि राना साहब भी गवर्नमेंट में भी है, जब मैं भी गवर्नमेंट में था तो हम इस पर ज्यादातर इसमें हमारे डिस्कशन हो रही थी। तो प्रॉब्लम यही है कि ज्यादातर वो लिंक था पॉलिटिकल इश्यूज। जो अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे होती थी तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आते थे। स्मॉलर प्रॉब्लम जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते थे। जब पॉलिटिकल रिलेशन खराब होता था तो फर्स्ट इम्पैक्ट उसकी कराची की हमारे ट्रांजिट ट्रेड पर होता था। अब जो है 1 साल या 1.5 साल हो चुके हैं, तालिबान आ चुके हैं, तो पाकिस्तान के साथ पॉलिटिकल रिलेशन, या हम कहते हैं कि एक ही मुल्क है कि इसके साथ तालिबान की रिलेशन बहुत अच्छी है, वो पाकिस्तान है। तो इसलिए पाकिस्तान ने ऑन अ यूनिलैटरल बेसिस अफगानिस्तान ट्रांजिट को वो सपोर्ट दिया है जो पिछले 20 साल में कभी नहीं मिला। तो इसलिए प्रॉब्लम वहां पर उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है सलमान साहब, हाउ डू यू लुक एट इट कि हम अपने रीजन में उतनी ट्रेड नहीं करते, हमारा बिजनेस जो है वो हम दूर की मार्केट्स को देखते रहते हैं, बट यू हैव बीन, आप, मुझे पता है कि इस रीजन को आपने बड़ा क्लोजली देखा हुआ है, बड़ा पोटेंशियल है, व्हाई डोंट वी यूज दैट? तंजीला, सबसे बड़ा तो इसका रीज़न ये था कि 20 साल से एक वॉर ऑन टेरर हो रही थी और वो मतलब कि अफगानिस्तान एक मुल्क है जिसका इतना रिच कल्चर है, जिसके लोग जो हैं वो हर मतलब कि हर फील्ड में, जिस तरह अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि कितना टैलेंटेड, शनवारी साहब बता रहे थे कि अंडर 19 जो आ रहे हैं कितने टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन जब जंग एक रीजन में जंग आ जाए तो सिर्फ वो मुल्क नहीं इफेक्ट होता, इर्द गिर्द भी सारी इकोनॉमीज और सारे लोग इफेक्ट होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं ना। जी ठीक आप है। देखेंगे राना साहब, वक्त क्योंकि कम है तो मुझे राना साहब से एक जुमला ले लेने दीजिए। राना साहब, हाउ डू यू लुक एट इट? जी, आप लोग फोकस कर रहे हैं रीजनल ट्रेड के ऊपर? बिल्कुल, देखें हमारा फोकस चाइना के साथ भी जो है वो ट्रेड बढ़ाने का है। चाइना $3 ट्रिलियन की इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान का शेयर उसमें 2.5 से 3 अरब डॉलर का है।
तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कि वो चाइना के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाए। इसी तरह अफगानिस्तान जो है वो अभी उसके इश्यूज हैं जहां उसको इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन चाहिए है कि वो ट्रेड ओपनली करे बाकी ममालिक से और डॉलर की फ्लो उधर हो। वहां हमें अफगानिस्तान के साथ फॉर्मल ट्रेड बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। राना एहसान साहब, सलमान साहब और मुजम्मिल शनवारी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। वक्त खत्म हो गया, कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।